दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें जयपुर के प्रसिद्ध और भव्य आमेर किले के बलुआ पत्थरों पर चमक रही थीं। रेहान आरना को इस बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह पर लेकर आया था। रेहान का जयपुर आने का मकसद सिर्फ उस हवेली के राज खंगालना नहीं था, बल्कि वह आरना के उदास दिल को बहलाना और उसके साथ कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहता था। अरावली की पहाड़ियों पर बसा आमेर किला अपनी अनूठी वास्तुकला, दीवाने आम और शीश महल की नक्काशीदार दीवारों के लिए जाना जाता है। जब आरना ने शीश महल के अंदर कदम रखा, तो लाखों छोटे छोटे कांच के टुकड़ों में अपनी और रेहान की परछाई देखकर उसकी आंखें अचरज से चमक उठीं। रेहान ने आरना की पतली कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा। दोनों ने किले की ऊंची मुंडेरों से मावठा झील का खूबसूरत नजारा देखा। आरना ने वहां की स्थानीय कुल्फी का मजा लिया और रेहान की बाहों में हाथ डाले पूरे किले की ठंडी हवाओं का आनंद उठाया। रेहान की मौजूदगी ने आरना के दिल से उस बीती रात का पूरा खौफ मिटा दिया था। दोपहर के करीब 2:30 बजे, होटल स्वीट। रेहान किसी बेहद जरूरी काम के सिलसिले में कुछ देर के लिए बाहर गया हुआ था। कमरे में आरना अकेली थी और उसने सोचा कि उस रहस्यमयी डायरी को पढ़ने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। रेहान ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह डायरी साइड ड्रॉअर में रखी है, वह जब चाहे उसे पढ़ सकती है। आरना ने कांपते हाथों से ड्रॉअर खोला और उस डायरी को बाहर निकाला। अभी उसने डायरी का पहला पन्ना पलटा ही था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आरना ने उठकर डोर कैमरा में चेक किया तो बाहर होटल की रूम सर्विस खड़ी थी। आरना ने दरवाजा खोलकर विनम्रता से मना कर दिया कि उसे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। वह वापस बेड पर आई, डायरी खोली और उसके पन्ने पढ़ने में खो गई। जैसे जैसे आरना उस डायरी के शब्दों पर अपनी उंगलियां फेर रही थी, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह इस डायरी को लिखने वाली शख्सियत को बहुत गहराई से जानती है, जैसे लिखने वाली का उससे कोई पुराना नाता हो। डायरी के पन्ने आरना को सीधे जैसलमेर के सुनहरे रेगिस्तान में ले गए। आज से 45 साल पहले, जगह जैसलमेर, जहां हवाओं में लोक संगीत की मिठास और थार मरुस्थल की सुनहरी रेत बिखरी रहती थी। शहर के एक एकांत हिस्से में विशाल, नक्काशीदार पत्थरों से बना एक बड़ा सा मेशन था। उस मेशन की एक विशाल कांच की खिड़की के पास एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, जिनमें एक अजीब सी सादगी थी। घनी पलकें, गुलाबी होंठ, छोटा सा मासूम चेहरा और छरहरा बदन, वह देखने में किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लगती थी। वह खिड़की से बाहर लगे नीम के पेड़ पर चिड़ियों की चहचहाहट सुन रही थी और अपनी मखमली आवाज में एक मीठा राजस्थानी लोकगीत गुनगुना रही थी। तभी पीछे से हवेली के अंदर से एक ममतामयी आवाज गूंजी। रूही बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी नीचे आओ, देखो कौन आया है। उस लड़की का नाम रोहिणी था। उसके माता पिता उसे प्यार से रूही बुलाते थे। रूही बचपन से ही ज्यादातर मेशन के अंदर रही थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, रूही की बेमिसाल खूबसूरती। पूरे जैसलमेर और आसपास के इलाकों में उसकी सुंदरता के चर्चे थे। लोग उसके हुस्न को लेकर अजीब अजीब बातें करते थे और कई रसूखदार लोगों की गंदी नजरें उस पर थीं। रूही के माता पिता डरते थे कि कहीं उनकी मासूम बेटी के साथ कोई अनहोनी या हादसा न हो जाए। इसलिए उन्होंने उसे दुनिया की नजरों से छुपाकर फूलों की तरह बेहद नाजों से पाला था। समय बीतता गया और रूही की उम्र ढलने के साथ ही उसके रिश्ते की बातें शुरू हो गईं। एक दिन जैसलमेर के एक बेहद रसूखदार और घमंडी घराने के लोग रूही को देखने आए। वे रूही के लिए भारी भरकम गहने और ऊंचे घराने का तमगा लेकर आए थे। लेकिन जैसे ही रूही चाय की ट्रे लेकर उन लोगों के सामने आई, उस रईस लड़के की आंखों में रूही के लिए सम्मान नहीं, बल्कि सिर्फ उसके हुस्न को पाने की हवस और घमंड दिख रहा था। रूही भले ही सीधी सादी थी, लेकिन स्वाभिमानी थी। उसने साफ शब्दों में अपने माता पिता से कह दिया कि वह ऐसे इंसान से शादी नहीं करेगी जहां औरत को सिर्फ एक खूबसूरत खिलौना समझा जाता हो। रूही के मना करते ही उस रसूखदार परिवार ने इसे अपनी तौहीन समझा और धमकी देकर वहां से चले गए। रूही की खूबसूरती ही अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बनने लगी थी। हर कोई उसे पाना चाहता था, लेकिन उसकी रूह को समझना कोई नहीं चाहता था। दिवाली का पावन अवसर था। पूरा जैसलमेर दियों की जगमगाहट, पटाखों की आवाजों और आसमां में बिखरे अनगिनत सितारों की चमक से दुल्हन की तरह सजा हुआ था।
रूही रोज की तरह अपने पारंपरिक राजस्थानी घाघरा चोली में सजी हुई थी। जब भी वह कदम बढ़ाती, उसके पैरों की पायलों की छनकार से पूरे मेशन की गलियां गूंज उठती थीं। लेकिन आज, इस दिवाली की जगमगाहट को देखकर रूही का मासूम दिल फिर से एक बार हवेली की इन चार दीवारों को लांघकर बाहरी दुनिया को देखने के लिए मचल उठा। तभी उसके कमरे में रिमझिम आई। रिमझिम पड़ोस में ही रहती थी और हवेली में अक्सर आती जाती थी। वही पूरे जैसलमेर में रूही की इकलौती सहेली थी। बाहर का नजारा देखकर रूही ने रिमझिम से कहा, रिमझिम, आज मेरी जगह आप मेरे कपड़े पहनकर कमरे में रूही बनकर बैठ जाइए। हमें बस एक बार बाहर जाकर यह दिवाली देखनी है। रिमझिम घबरा गई। नहीं रूही, अगर आपको किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आप जानती हों बाहर आपके लिए कितना खतरा है। लेकिन रूही कहाँ मानने वाली थी। उसकी नीली आंखों में बाहर की दुनिया को अपनी नजरों में कैद करने का पागलपन था। उसने आखिरकार रिमझिम को अपनी कसम दे दी। रिमझिम, आपको मेरी कसम, आज आप मना नहीं करोगी। बेचारी रिमझिम उसकी मासूमियत के कारण मना नहीं कर पाई। उसे सहेली की कसम के आगे झुकना पड़ा। रूही ने तुरंत रिमझिम का साधारण सा घाघरा चोली पहना और चेहरे पर एक लंबा, भारी घूंघट डाल लिया। वैसे भी जैसलमेर की संस्कृति में औरतें बाहर घूंघट डालकर ही निकलती थीं। रूही ने अपनी ओढ़नियों को आपस में बांधकर खिड़की से नीचे लटकाया और दबे पांव नीचे उतर गई। तभी रिमझिम ने खिड़की से रूही की चप्पलें नीचे फेंकीं, जो सीधे रूही के सिर पर जा गिरीं। रूही ने अपनी आंखें छोटी करके ऊपर देखा, जहां रिमझिम कान पकड़कर सॉरी का इशारा कर रही थी। जैसलमेर की गलियां। रिमझिम ने रूही को शर्त दी थी कि उसे ठीक 1 घंटे में वापस आना होगा। रूही जब आजाद होकर जैसलमेर की तंग गलियों में पहुंची, तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। घूंघट के पीछे से अपनी नीली आंखों से दुनिया को देखते हुए उसके चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान फैली हुई थी। हवेली के बंद दरवाजों से बाहर निकलकर उसने कई अनोखे नजारे देखे। मिट्टी के कच्चे मकानों के बाहर गांव की औरतें अपने हाथों से लाल, पीली और सफेद खड़िया से ट्रेडिशनल मांडना, रंगोली उके रही थीं। गलियों में छोटे छोटे बच्चे राजस्थानी बंधेज के कपड़ों में दिए जला रहे थे और फिरकियां चलाकर खिलखिला रहे थे। मोड़ पर खड़े कुछ लोक कलाकार रावण हत्था, राजस्थानी वाद्ययंत्र बजाकर मखमली सुरों में कबीर के पद गा रहे थे, जिसकी धुन हवाओं में घुली हुई थी। घूमते घूमते रूही शाम के दिवाली मेले में पहुंच गई। मेले में कठपुतलियों का खेल, कांच की रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकानें और घेवर की खुशबू फैली हुई थी। मेले के एक कोने में एक बेहद शांत और खूबसूरत तालाब था, जहां हजारों जलदिए तैर रहे थे। पानी पर दियों का सोने जैसा प्रतिबिंब बन रहा था। रूही कुछ देर तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर उस जादुई नजारे को एकटक निहारती रही। वक्त तेजी से भाग रहा था। रूही को याद आया कि उसका 1 घंटा पूरा होने वाला है। वह अपने भारी भरकम घाघरे को दोनों हाथों से संभालती हुई मेले की भीड़ से निकलने लगी। तभी अपनी ओढ़नी के बारीक कोने से उसने देखा, लाठियां और डंडे लिए कई आदमी चिल्लाते हुए सीधे उसी की दिशा में दौड़े चले आ रहे थे। रूही का कलेजा मुंह को आ गया। उसे लगा कि वे लोग उसी को पकड़ने आ रहे हैं। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी और दिल खतरनाक तरीके से धड़कने लगा। लेकिन वे आदमी रूही के पास से गुजरकर निकल रहे थे। तभी भागते हुए एक आदमी का जोरदार धक्का रूही को लगा। संतुलन बिगड़ते ही रूही चीखते हुए पीछे की तरफ जमीन पर गिरने लगी। इससे पहले कि वह जमीन से टकराती, हवा को चीरती हुई एक जोरदार छलांग की आवाज आई। पास ही एक ऊंचे अरबी घोड़े पर सवार एक शख्स, जो किसी बेहद ऊंचे और शाही घराने का लग रहा था, एक ही पल में घोड़े से कूदा। उसने पलक झपकते ही अपनी मजबूत बाजू रूही की पतली कमर के गिर्द लपेटी और उसे गिरने से बचा लिया। रूही की आंखें डर के मारे कसकर बंद थीं और उसका घूंघट अभी भी उसके चेहरे पर ढका हुआ था। उस शख्स ने तुरंत अपने पीछे घोड़ों पर सवार अपने शाही अंगरक्षकों की तरफ देखा और कड़क आवाज में हुक्म दिया, उनका पीछा करो, एक भी बचना नहीं चाहिए। अंगरक्षक घोड़े दौड़ाते हुए उन आदमियों के पीछे निकल गए। अब उस शख्स ने अपनी बाहों में कांपती हुई रूही पर अपनी नजरें टिकाईं। ना जाने क्यों कुछ पलों तक वह उसे देखता ही रहा। उसने बेहद नजाकत से रूही को सीधा खड़ा किया। वह शख्स कोई आम इंसान नहीं था। उसकी काया सूर्य जैसी तेजस्वी थी। रंग गोरा, चौड़ा सीना और नैननक्श इतने रोबदार कि दूर से ही राजशाही झलकती थी।
उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसका दिल बेहद साफ और दयालु है। आसमान में अब दिवाली की शाम का अंधेरा गहराने लगा था। रूही जैसे ही होश में आई, वह घबराकर उस अनजान शख्स के घेरे से पीछे हटी और बिना एक शब्द बोले अपने घाघरे को समेटकर बेतहाशा वहां से भाग निकली। वह शख्स बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था। रूही का चेहरा घूंघट में छिपा था और रूही डर के मारे उस शख्स की शक्ल नहीं देख पाई थी। तभी उस शख्स की नजर जमीन पर पड़ी। वहां रेशमी धागों से कढ़ा हुआ एक छोटा सा जरी का रुमाल गिरा हुआ था, जिस पर चमेली की खुशबू बसी थी। वह शख्स कभी किसी की चीज को हाथ भी नहीं लगाता था, लेकिन न जाने उस रुमाल में क्या कशिश थी। उसने झट से उस रुमाल को उठाया, अपनी अचकन की अंदरूनी जेब में रखा और अपने घोड़े पर सवार होकर उन आदमियों के पीछे निकल गया। दूसरी तरफ रूही अपनी कांपती सांसों को संभालती हुई बेतहाशा भागकर हवेली के पीछे की ऊंची खिड़की के नीचे पहुंची। उसने तुरंत अपने मुंह से एक सीटी बजाई। आवाज सुनते ही रिमझिम झट से खिड़की पर आई और उसने ओढ़नी का रस्सा नीचे फेंक दिया। रूही जैसे तैसे घबराते हुए ऊपर चढ़ी और कमरे के अंदर आकर फर्श पर गिर पड़ी। रूही ने राहत की सांस ली। रूही का दिल अभी भी उस अनजान छुअन और उस तेजस्वी शख्स के एहसास से तेजी से धड़क रहा था। वह नहीं जानती थी कि दिवाली की इस शाम किस्मत ने उसकी तकदीर का पन्ना हमेशा हमेशा के लिए पलट दिया था। हवेली के कमरे में रूही हफ्ते हुए सीने पर हाथ रखे खड़ी थी। उसकी तेज चलती सांसों को देखकर रिमझिम ने घबराकर पूछा, क्या हुआ रूही? आप तो ऐसे भागकर आई है जैसे पीछे कोई कुत्ता बिल्ली पर गया हो। रूही ने झट से अपनी सांसों को काबू में किया और घबराते हुए बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो फिर इतना पसीना क्यों छूट रहा है और आप ऐसे कांप क्यों रही है? रिमझिम ने संशय से उसकी नीली आंखों में झांकते हुए पूछा। रूही ने बात घुमाते हुए कहा, रिमझिम, आप ना आजकल बहुत ज्यादा सवाल करने लगी है। दरअसल रूही डर रही थी कि अगर उसने मेले में उन आदमियों के झपटने और उस अनजान तेजस्वी शख्स वाली बात रिमझिम को बताई तो वह फिर कभी ऐसे बाहर नहीं जा पाएगी। रूही ने कमरे में आते ही झट से रिमझिम के कपड़े बदलकर अपनी घाघरा चोली वापस पहन ली थी। तभी दरवाजे पर भारी दस्तक हुई। दरवाजा खुला और सामने रूही की मां आशा देवी खड़ी थीं। उनकी पैनी नजरें सीधे अपनी बेटी के सहमे हुए चेहरे पर टिक गईं। उन्हें रूही का बदला हुआ भाव देखकर थोड़ा शक हुआ। आशा देवी ने उसे घूरते हुए देखा, पर बात आगे बढ़ाते हुए प्यार से बोली, लाडो, जल्दी से तैयार हो जा, दिवाली की पूजा का समय हो रहा है। सब नीचे तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। रूही ने राहत की सांस ली और सिर हिलाकर पूजा की तैयारी में लग गई। उस रात दियों की रोशनी में पूजा करते हुए भी रूही के जेहन में सिर्फ उस अनजान शख्स का स्पर्श ही घूम रहा था। समय पंख लगाकर उड़ गया था। 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन इन 2 महीनों में रूही की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। आज हवेली के विशाल आंगन में एक भव्य और शाही मंडप सजाया गया था। रंग बिरंगे फूलों, रेशमी पर्दों और जगमगाते कांच के झूमरों से पूरा महल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। शहनाई की मखमली धुन गूंज रही थी और वेद मंत्रों के उच्चारण से माहौल पावन हो रहा था। मंडप के बीचों बीच दूल्हा बैठा हुआ था। तभी शहनाई की धुन तेज हुई। सखिया और महिलाएं लालजरी के कामदार जोड़े में सजी दुल्हन रूही को मंडप की तरफ ला रही थीं। रूही ने अपने चेहरे पर एक लंबा घूंघट डाल रखा था। उसका हर एक कदम भारी था। रूही को दूल्हे के बगल में बैठाया गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किए। दोनों को फेरों के लिए खड़ा किया गया। दुल्हा आगे आगे चल रहा था और रूही उसके पीछे उसके पटके का कोना थामे कदम बढ़ा रही थी। अग्नि कुंड में लकड़ी और कपूर महक रहे थे। जैसे ही चौथा फेरा पूरा हुआ और रूही आगे आई, उसकी नीली आंखों से एक दर्दनाक गर्म आंसू छलककर सीधे जलती हुई पवित्र अग्नि में गिर गया। रूही को लग रहा था कि उसकी आजादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रही है। वह एक अनजान रिश्ते में बंधने जा रही थी, बिना यह जाने कि उसका जीवन साथी कौन है। दूल्हे ने बेहद नजाकत से रूही की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। पंडित जी ने विवाह संपन्न होने की घोषणा की। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। शादी की रस्में पूरी होने के बाद विदाई का भावुक क्षण आया। हवेली के मुख्य द्वार पर डोली सजाई गई थी। रूही अपनी मां आशा देवी के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके पिता की आंखों में भी आंसू छलक आए थे,
जिस बेटी को उन्होंने आज तक फूलों की तरह छुपा कर रखा था, आज वह पराए घर जा रही थी। रिमझिम भी कोने में खड़ी अपनी सहेली की विदाई देखकर रो रही थी। रूही ने अपने कांपते हाथों से पीछे की तरफ चावल फेंके और हवेली की चौखट को अंतिम प्रणाम किया। दूल्हे ने बेहद सम्मान और मखमली अंदाज में रूही का हाथ थामा और उसे अपनी शाही गाड़ी में बैठाया। गाड़ी हवेली के दरवाजे से बाहर निकल गई। रूही गाड़ी की खिड़की से अपने बचपन के घर को दूर जाते देखती रही। शादी के बाद रूही शाहपुर हवेली आ चुकी थी। उसके पति का नाम उदय प्रताप चौहान था। हवेली में राजमाता राजेश्वरी देवी और उनके 3 बेटे रहते थे। सबसे बड़े उदय प्रताप चौहान, दूसरे बेटे देवेंद्र चौहान और सबसे छोटे तीसरे बेटे वीरेंद्र प्रताप चौहान। शादी की पहली रात जब रूही कमरे में अपने लंबे घूंघट के पीछे कांप रही थी, तब उदय प्रताप ने कमरे में कदम रखा। उन्होंने बेहद नजाकत से रोहिणी का घूंघट उठाया। जैसे ही रूही की नजरें उठीं, वह हैरान रह गई। सामने खड़ा शख्स दिखने में काफी हैंडसम था। उदय प्रताप ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से वही रेशमी जरीदार रुमाल निकाला और रूही के कांपते हाथों में रख दिया। तभी रूही के दिमाग में कुछ चलने लगा। ये रुमाल तो उससे उस दिवाली की शाम कहीं खो गया था। वह अभी यह सब सोच ही रही थी कि अगले ही पल उदय प्रताप बोले, इस रुमाल ने ही हमें आप तक पहुंचाया है। रूही ने अचरज से पूछा, वह कैसे? तभी उदय प्रताप ने उसे रुमाल पर बना एक शाही राजसी निशान दिखाकर कहा, इसकी मदद से। रुमाल पर रानावत परिवार का एक शाही राजसी निशान था, जिसके जरिए उदय प्रताप ने उस रुमाल की मालकिन को ढूंढ निकाला था। यह देखकर रूही की नीली आंखों में अचरज और खुशी के आंसू छलक आए। उदय प्रताप समझ चुके थे कि रूही बेहद मासूम, सादगी पसंद और स्वाभिमानी लड़की है। वे उसका पूरा सम्मान करते थे। शाहपुर हवेली के कड़े नियमों के तहत रूही हवेली में सबके सामने घूंघट में रहती थी, लेकिन कमरे में उदय प्रताप के सामने वह पूरी तरह आजाद रहती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार की अनमोल बेल पनपने लगी। उदय प्रताप अपनी पत्नी पर जान छिड़कते थे, लेकिन इस खूबसूरत रिश्ते से कोई बहुत जलता था। हवेली में ही कोई ऐसा शख्स था जिसकी आंखों में रूही के लिए एक जहरीला नशा था। उसकी नीली आंखें उसे हर पल अपनी तरफ खींचती थीं। शादी को महीने बीत चुके थे। एक दिन रूही हवेली के शांत कॉरिडोर से गुजर रही थी कि तभी उसे खंभे के पीछे से कुछ फुसफुसाने की आवाजें आईं। रूही धीरे से पिलर के पीछे छिप गई। जैसे ही उसने उन 2 लोगों के शब्द सुने, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी हो गईं। वहां अंधेरे में कोई उसके पति उदय प्रताप को जान से मारने की सुपारी दे रहा था। अंधेरा इतना घना था कि रूही को उन दोनों के चेहरे साफ नजर नहीं आए। शाम को जब उदय प्रताप काम से घर लौटे, तो रूही ने घबराते डरते हुए उनसे कहा, सुनिए, आज मैंने कॉरिडोर में सुना कोई आपको जान से मारना चाहता है। प्लीज अपनी सुरक्षा बढ़ा लीजिए। उदय प्रताप ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा और कहा, रोहिणी, आप ज्यादा सोच रही है। भला मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा? हमारा परिवार और बिजनेस सब बहुत साफ है। उदय प्रताप बेहद ईमानदार और सुलझे हुए इंसान थे, इसलिए उन्होंने इस बात को हल्के में ले लिया। लेकिन रूही के माथे पर चिंता के बल साफ दिखाई दे रहे थे। एक हफ्ते बाद उदय प्रताप रूही को कोर्ट लेकर आए। उदय प्रताप ने अपने बिजनेस को देश विदेश तक फैलाया था और वे ऊंचे दामों वाली प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री का काम करते थे। वे चाहते थे कि उनकी सारी जमीन और जायदाद भविष्य में उनकी होने वाली संतान के नाम ट्रांसफर हो जाए। वहीं उनके दूसरे भाई देवेंद्र मेडिकल के बड़े बड़े उपकरणों को विदेश भेजने का व्यापार करते थे, जबकि तीसरे भाई वीरेंद्र प्रताप चौहान राजघरानों के लिए कुएं, बावड़ियां और नक्काशीदार पत्थर बनवाने का काम संभालते थे। कुछ दिन बाद शाहपुर हवेली के बाहर अचानक सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां और एक एम्बुलेंस आकर रुकी। एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर एक स्ट्रैप से ढकी हुई लाश बाहर निकाली गई। एम्बुलेंस और पुलिस को हवेली के मुख्य हॉल में दाखिल होते देख राजमाता राजेश्वरी देवी और घर के सभी सदस्य हैरान होकर वहां एकत्र हो गए। हलचल सुनकर रूही भी अपने घूंघट को संभालती हुई नीचे आई। जैसे ही पुलिस वाले ने लाश के चेहरे से सफेद कपड़ा हटाया, रूही का पूरा वजूद कांप उठा। उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां बेजान पड़ी लाश किसी और की नहीं, बल्कि उसके पति उदय प्रताप की थी। राजा साहब! रूही के मुंह से एक वीरान चीख निकली। वह पागलों की तरह दौड़कर फर्श पर पड़ी उस लाश के पास गिरी। वह उदय प्रताप के सीने पर हाथ मारकर उन्हें उठाने की कोशिश करने लगी,
उठिए न। देखिए, मैं आपकी रोहिणी हूं। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने कहा था कि आपको कुछ नहीं होगा। उसका रोना और पागलों जैसी हरकतें देखकर राजमाता राजेश्वरी देवी खुद को संभाल नहीं पाईं और रोहिणी को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगीं। तभी पीछे से आए देवेंद्र प्रताप और वीरेंद्र प्रताप ने जब घर के हॉल में अपने बड़े भाई की लाश और पुलिस को देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। हवेली का माहौल गम और खौफ के काले बादलों से घिर चुका था, क्योंकि उदय प्रताप हमेशा के लिए शांत हो चुका था। करीब 2 हफ्ते बीत चुके थे। उदय प्रताप के इस दुनिया से जाने के बाद रूही की तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। न हंसने का होश था, न रोने का। रौंदती हुई बदकिस्मती ने उसकी आंखों के आंसू तक सुखा दिए थे। अभी तो उसकी शादी को 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। उदय प्रताप के अचानक यूं चले जाने से उसकी जिंदगी का हर रंग बेरंग और अधूरा हो चुका था। वह सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर हवेली के एक कोने में पड़ी रहती थी। समय का पहिया बीतता गया। रूही की यह दर्दनाक और सुध-बुध खोई हालत देखकर राजमाता राजेश्वरी देवी का दिल पसीज गया। उन्होंने रोहिणी के अकेलेपन को देखते हुए एक फैसला लिया। उन्होंने रोहिणी का पुनर्विवाह अपने दूसरे बेटे देवेंद्र प्रताप चौहान से तय कर दिया। शादी बेहद सादे तरीके से हवेली के अंदर ही हुई। शहर के चंद खास लोगों और घर के सदस्यों को ही इस विवाह की खबर थी। रूही तो बिना किसी जान के, बुझे हुए दिल के साथ मंडप में बैठी थी। उसकी नीली आंखों में हर पल सिर्फ और सिर्फ अपने राज साहब उदय प्रताप का ही चेहरा बसा हुआ था। शादी की उसी रात कमरे का भारी दरवाजा बंद होने की आवाज आई। देवेंद्र प्रताप चौहान ने अंदर कदम रखा और अंदर से कुंडी लगा दी। जब उसकी नजर फर्श पर जमीन से टिककर, घुटनों में मुंह छिपाकर सिसकती हुई रूही पर पड़ी, तो देवेंद्र प्रताप के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। रूही ने जैसे ही किसी के आने की आहट सुनी, उसने सहमकर अपना मुंह ऊपर उठाया। सामने देवेंद्र प्रताप को देखकर उसकी रूह कांप गई। वह जिस वहशी और हवस भरी मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था, रूही का कलेजा मुंह को आ गया। देवेंद्र प्रताप धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ा। रूही की नीली आंखों और उसकी ढली हुई बेमिसाल खूबसूरती को देखकर उसके अंदर का शैतान जाग उठा था। वह बिना वक्त गवाए रूही के करीब आया और उस पर जबरदस्ती करने पर उतारू हो गया। उसने रूही के कांपते कंधों और गर्दन पर चूमना शुरू कर दिया। छोड़िए हमें, दूर हटिए। रूही ने अपनी पूरी ताकत समेटकर देवेंद्र प्रताप को पीछे धकेला। उसने अपनी नीली आंखों में नफरत भरकर सीधे उसकी आंखों में देखा और कड़कती, कांपती आवाज में कहा, दूर रहिए हमसे। आपने हमसे शादी की है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम आपको अपने जिस्म पर हक भी दे देंगे। देवेंद्र प्रताप उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिससे कमरे की दीवारें भी सिहर उठीं। अगले ही पल उसने झटके से रूही की नजुक कोहनी दबोची और उसे घसीटकर अपने करीब लाते हुए उसकी आंखों में घूरकर बोला, और कौन रोकेगा हमें? आप? उसने रूही के खूबसूरत चेहरे को अपनी भारी अंगुलियों में भींच लिया और हवस भरी आवाज में फुसफुसाया, सुंदर तो बहुत है आप, और इस सुंदरता पर सिर्फ देवेंद्र प्रताप चौहान का हक है। इसके बाद देवेंद्र प्रताप ने रूही पर जुल्म की सारी हदें पार कर दीं। रूही खुद को बचाने के लिए तड़पती रही, लेकिन वह दरिंदा उस पर तरस खाने के मूड में नहीं था। रात के 12 बज रहे थे। देवेंद्र प्रताप अपने अस्तव्यस्त कपड़े ठीक करता हुआ कमरे से बाहर निकला। उसने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाई और बेफिक्र होकर हवेली के अंधेरे कॉरिडोर से चला गया। अंदर कमरे का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रूही फर्श पर बेजान सी पड़ी बुरी तरह रो रही थी। देवेंद्र प्रताप की हैवानियत के निशान उसकी नाजुक रंगत पर साफ दिखाई दे रहे थे। उसके गोरे गालों पर अंगुलियों के लाल छपे हुए निशान थे और उसकी शादी का लाल भारी जोड़ा जगह जगह से फटा हुआ था। उसकी नीली आंखों में दर्द, बेबसी और नफरत का ऐसा समंदर था जो किसी भी इंसान की रूह को कंपा दे। उस रात शाहपुर हवेली के बंद कमरे में एक बेकसूर औरत के स्वाभिमान की धज्जियां उड़ाई जा चुकी थीं और हवेली के दरोदीवार उस खामोश चीख के गवाह बने खड़े थे। समय बीतने के साथ साथ रूही अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वह देवेंद्र प्रताप से बुरी तरह डरने लगी थी। देवेंद्र उसे हवेली के उस कमरे में ही बंद रखता था। उसकी बची कुची आजादी भी छिन चुकी थी। जब तक उदय प्रताप जिंदा थे, रूही की जिंदगी खुशियों और सम्मान से भरी थी, लेकिन देवेंद्र जैसे वहशी इंसान के साए में जीना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन चुका था।
एक दिन देवेंद्र खुद अपने हाथों से रूही को जबरदस्ती खाना खिला रहा था। रूही अच्छे से जानती थी कि अगर उसने खाना खाने से इनकार किया तो देवेंद्र रात में उसके साथ क्या हैवानियत करेगा। हवेली के बाकी सदस्यों को देवेंद्र ने यह कहकर गुमराह कर रखा था कि रूही की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह कमरे में आराम कर रही है। एक शाम देवेंद्र खुद रूही को तैयार कर रहा था। वह उसके बालों में कंघी कर रहा था और भारी गहने पहना रहा था। रूही लाचार थी, चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। देवेंद्र उसे अपने साथ कहीं बाहर ले जा रहा था। दोनों कार में बैठकर हवेली से निकले ही थे कि अचानक देवेंद्र का फोन बज उठा। उसने कॉल रिसीव किया। सामने वाले की बात सुनते ही देवेंद्र के माथे पर चिंता और गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने कड़क आवाज में कहा, मैं अभी पहुंचता हूं। कॉल कट करते ही उसने कार को वापस हवेली की तरफ मोड़ दिया। हवेली पहुंचकर उसने रूही को कमरे में धकेला, बाहर से दरवाजा बंद किया और तेजी से निकल गया। रूही अंदर से दरवाजा खटखटाती रह गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रूही के मन में अब देवेंद्र को लेकर गहरा शक पैदा हो चुका था। फोन आते ही जिस तरह देवेंद्र के चेहरे का रंग उड़ा था, उससे साफ था कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है। रूही ने हिम्मत जुटाई। उसने कमरे की खिड़की से अपनी ओढ़नियों की रस्सी बनाई और सावधानी से नीचे उतर गई। उसने अपना मुंह दुपट्टे से पूरी तरह ढका, रास्ते से एक ऑटो पकड़ा और देवेंद्र की कार का पीछा करने लगी। दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कुछ समय बाद देवेंद्र की कार शहर के आउटर में बने एक बड़े आलीशान अस्पताल, लाइफ केयर रिसर्च सेंटर, के सामने जाकर रुकी। रूही चुपके से ऑटो से उतरी और घूंघट की आड़ में देवेंद्र का पीछा करते हुए अस्पताल के पिछले हिस्से में पहुंची। वहां का माहौल आम अस्पतालों जैसा नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा और कड़ा पहरा था। देवेंद्र बेसमेंट की तरफ जाने वाली लिफ्ट में घुसा। रूही सीढ़ियों के रास्ते दबे पाव बेसमेंट तक पहुंची। वहां का दृश्य देखकर रूही के रोंगटे खड़े हो गए। कांच की एक बड़ी दीवार के पार एक सीक्रेट ऑपरेशन थिएटर था। रूही ने पिलर के पीछे छिपकर देखा। वहां देवेंद्र दो विदेशी डॉक्टरों और कुछ तस्करों के साथ खड़ा था। टेबल पर एक बेहोश इंसान पड़ा था। देवेंद्र तेज आवाज में चिल्ला रहा था, इस खेप की डिलीवरी आज रात ही होनी चाहिए। यूरोप के क्लाइंट्स ने किडनी और लिवर के लिए दोगुनी कीमत दी है। अगर कोई भी मासूम बीच में मरे तो उसकी बॉडी को चुपचाप ठिकाने लगा देना। यह सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी नीली आंखें खौफ और अचरज से फटी की फटी रह गईं। उसे पहली बार यह खौफनाक सच पता चला कि देवेंद्र प्रताप जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बिजनेस का नाटक करता था, असल में वह बेकसूर और मासूम लोगों की जान लेकर उनके बॉडी ऑर्गन्स विदेशों में ऊंचे दामों पर बेचने का काला कारोबार चलाता था। रूही ने अपना मुंह कांपते हाथों से दबा लिया ताकि उसकी चीख बाहर न निकले। यह खौफनाक सच जानकर रूही की रूह तक कांप उठी थी। अब वह जान चुकी थी कि वह किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि एक शैतान के जाल में फंसी हुई है। उसी रात जब देवेंद्र हवेली वापस आया तो रूही का सब्र का बांध टूट चुका था। रूही ने कांपते हुए लेकिन अडिग स्वर में सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, हम आपकी इस काली दुनिया का सच पूरी दुनिया को बता देंगे। आपने जो मासूमों के साथ किया है, उसकी सजा आपको मिलेगी। देवेंद्र के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने झटके से रूही के बाल दबोचे और उसका चेहरा ऊपर उठाकर बोला, रानी साहिबा, सच में आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकती है? भूल गई बड़े भाई साहब का क्या अंजाम हुआ था? रूही की आंखें खौफ और अचरज से बड़ी बड़ी हो गईं। मतलब? देवेंद्र ठहाका मारकर हंसा। हाँ, भाई साहब को भी हमारे इस धंधे की भनक लग गई थी। हमने उन्हें बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वे उसूलों के पक्के निकले। इसलिए उड़वा दिया हमने उन्हें। आपने मार दिया हमारे पति को। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। रूही पागलों की तरह चीखते हुए रोने लगी। देवेंद्र ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, रानी साहिबा, आप कुछ नहीं कर पाएंगी। रूही चीखी, हम पुलिस को बता देंगे, आपका सच हम सबके सामने ले आएंगे। देवेंद्र डेविल स्माइल के साथ बोला, रानी साहिबा, आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगी। पुलिस को तो हम अपनी जेब में रखते हैं, देखना चाहेंगी आप? तभी देवेंद्र ने अपना फोन निकाला और उसे रूही को दिखाया। सामने का नजारा उसके विश्वास से परे था, क्योंकि उसमें जो वीडियो चल रही थी उसमें देवेंद्र पुलिस से बात कर रहा था।
कुछ समय बाद वह अपनी हैवानियत पर उतर आया। उसने रूही पर बेइंतहा जुल्म ढाए। कुछ समय बाद रूही अधमरी सी हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली जरूर थीं, लेकिन जिस्म में जान नहीं बची थी। देवेंद्र अपने कपड़े ठीक करके कमरे को बाहर से बंद करके चला गया। देवेंद्र के जाने के कुछ देर बाद हवेली की पुरानी दाई माँ कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आईं। रूही की ऐसी रूह कंपा देने वाली हालत देखकर दाई माँ का कलेजा कांप उठा। उन्होंने रूही के शरीर को साफ किया, उसे सादे कपड़े पहनाए और सहारा देकर बिठाया। रूही की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दाई माँ देवेंद्र के सनकी स्वभाव को अच्छे से जानती थीं। उन्होंने ममता से उसके आंसू पोंछे। अचानक रूही को अपने सीने और पेट में अजीब सी जलन महसूस हुई। वह तुरंत अपना मुंह हाथ से ढके वॉशरूम की तरफ भागी। कुछ देर बाद जब वह बेहद कमजोरी में बाहर आई, तो दाई माँ ने उसका हाथ पकड़कर नब्ज चेक की। दाई माँ की आंखें खुशी और फिक्र से भर गईं। वे बोली, रानी साहिबा, आप माँ बनने वाली है। रूही के होश उड़ गए। यह कैसे हो सकता है? दाई माँ ने उसके पेट पर हाथ रखकर महसूस किया और कहा, रानी साहिबा, आप 2 महीने से गर्भवती है। 2 महीने? यह सुनते ही रूही के रोते चेहरे पर एक असीम तसल्ली उतर आई। इसका मतलब यह बच्चा उस हैवान देवेंद्र का नहीं, बल्कि उसके स्वर्गीय पति उदय प्रताप का था। लेकिन अगले ही पल वह खौफ से कांप उठी। वह जानती थी कि अगर देवेंद्र को पता चला कि उसके पेट में उदय प्रताप की औलाद पल रही है, तो वह इस बच्चे को जान से मार देगा। दाई माँ ने उसका हाथ थामकर कहा, रानी साहिबा, मैं जानती हूं आप क्या सोच रही है। इस हैवानियत के शहर से दूर भाग जाइए। आपकी और इस बच्चे की सलामती इसी में है। जो सच आप आज जान पाई है, वह मैं पहले से जानती हूं, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकती। अगर उसे पता चला तो वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। रूही ने अपने बहते आंसू पोंछे और अपनी औलाद के लिए फैसला कर लिया। अगली रात देवेंद्र हवेली नहीं आया। यही सही मौका था। रूही अंधेरी रात में चुपचाप हवेली से निकल भागी। कांपती सांसों और भीगी आंखों के साथ वह सड़कों पर बेतहाशा भागती रही। उसने एक ऑटो लिया और जैसे तैसे बस स्टैंड पहुंची। बस स्टैंड पर दाई माँ पहले से उसका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने रूही के हाथ में बस का टिकट थमाया और कांपती आवाज में कहा, इससे पहले कि राज साहब को पता चले कि मैंने आपको भगाया है, आप निकल जाइए यहां से। रूही रोते हुए बस में बैठ गई और हमेशा के लिए शाहपुर शहर पीछे छूट गया। 3 दिनों के लंबे और थकाऊ सफर के बाद रूही चुपके से वापस जैसलमेर अपनी पुरानी हवेली पहुंची। लेकिन वहां भी बाहर देवेंद्र के खूंखार गुंडे पहरा दे रहे थे। रूही अपने ही घर नहीं जा सकी। वह बेघर होकर शहर में भटकने लगी। लेकिन रूही को देवेंद्र से अपने पति उदय प्रताप की मौत का बदला देवेंद्र से लेना था। इसलिए वह जयपुर वापस आ चुकी थी, लेकिन उसे फिलहाल अपने बच्चे को सही सलामत जन्म देना था। लेकिन उसे कोई भी पहचान सकता था। तभी एक दिन उसकी नज़र कुछ औरतों पर पड़ी जिन्होंने बुर्का पहन रखा था। रूही के दिमाग में विचार आया, उसने भी बुर्का पहनकर अपना रूप बदल लिया ताकि देवेंद्र का कोई भी आदमी उसे पहचान सके। अब उसे अपनी आने वाली संतान को एक अच्छी जिंदगी देनी थी, जिसके लिए खुद के पैरों पर खड़ा होना जरूरी था। रूही अपने साथ जो सोने के जेवर लाई थी, उन्हें बेचकर उसने रहने के लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया। सौभाग्य से वह भागते वक्त जो बैग लाई थी, उसमें उसकी पढ़ाई के सर्टिफिकेट सुरक्षित थे। उसने जयपुर के एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में एडमिशन ले लिया। कम उम्र में ही रोहिणी ने जिंदगी के सबसे खौफनाक और दर्दनाक थपेड़े देख लिए थे। अब वह अपनी पहचान छुपाकर, बुर्के के साए में रहकर अपने बच्चे का वजूद बचाने और खुद के पैरों पर खड़े होने की जंग लड़ रही थी। रात को अकेले में अपने बीते दिनों और उदय प्रताप की यादों को समेटकर वह फूट फूट कर रोती थी, लेकिन सुबह होते ही फिर से मजबूत बन जाती थी। आगे आराधना मीरा से मिलने के बाद रूही की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। महीनों बाद उसकी कोख से एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम उसने आरोही रखा। लेकिन रूही का यह सुकून ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। एक दिन देवेंद्र के एक आदमी की नजर रूही पर पड़ गई और उसने देख लिया कि वह आराधना के साथ है। यह खबर मिलते ही वह सीधा सिंघानिया मैशन पहुंच गया। उधर खतरे को भांपते हुए रूही ने आराधना को ज्यादा कुछ न बताते हुए सिर्फ इतना कहा कि उसकी बच्ची की जान खतरे में है,
इसलिए वह उसे इस वक्त पूरी बात नहीं बता सकती। वह आराधना से अपनी बच्ची का ख्याल रखने की विनती कर वहां से निकल पड़ी। जब देवेंद्र उसे जबरन वापस ले जा रहा था, तो रूही की आंखों में ममता के आंसू थे, लेकिन साथ ही अपनी बच्ची के सुरक्षित होने का संतोष भी था। वह मन ही मन सोच रही थी कि आराधना जैसी पावरफुल पर्सनालिटी के होते हुए उसकी आरोही को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब उसे अपनी खुद की जिंदगी या परवाह से कोई खास लगाव नहीं बचा था। उसकी दुनिया तो बस उसकी बच्ची थी। रात के लगभग 8 बज रहे थे। होटल के कमरे में आरना उस रहस्यमयी डायरी के आखिरी शब्द पर रही थी। मेरी बच्ची सही हाथों में है, मुझे इस बात की तसल्ली है। किताब में कहीं भी कोई तारीख या समय का जिक्र नहीं था। आरना ने जैसे जैसे उस किताब के एक एक लफ्ज को पढ़ा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह इस दर्द को बहुत गहराई से खुद जी रही हो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका रोना रुक ही नहीं रहा था। उसे रूही के लिए बेहद बुरा लग रहा था। उस मां के दिल में कितना दर्द उठा होगा, जिसकी बच्ची उसके पास नहीं थी और चाहकर भी वह उसे अपने साथ नहीं रख पाई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आरना ने जब दरवाजे के छोटे से कांच से झांका, तो सामने रेहान फोन पर बात करते हुए खड़ा था। आरना ने तुरंत दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे सीधे रेहान के सीने से लिपट गई। रेहान, जो फोन पर बात कर रहा था, उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। लेकिन जैसे ही उसने आरना की सिसकियां सुनी, उसकी गहरी आंखें चिंता से बड़ी हो गईं। उसने एक हाथ से आरना को हवा में उठाया, कमरे के अंदर आया और पैर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने आरना को बेड पर बिठाया, उसके माथे को चूमा और अपनी भारी, गंभीर आवाज में पूछा, वाइफी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? आरना ने कांपते हाथों से वह डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी और फिर से सिसकने लगी। रेहान का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने समय देखा। अगले ही पल उसने आरना को अपने करीब खींचा और उसके आंसू पोंछते हुए उसे धीरे धीरे चूमना शुरू कर दिया। वह उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे बेहद नजाकत और शिद्दत से फ्रेंच किस करने लगा। उसके होठों की गर्माहट और छुअन से आरना का दिल धीरे धीरे शांत होने लगा। अगले 10 मिनट में आरना ने खुद को पूरी तरह रेहान की बाहों में ढीला छोड़ दिया और सुकून की नींद सो गई। जब रेहान को एहसास हुआ कि आरना सो चुकी है, तो उसने उसे बेड पर सही से लिटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर उसने वह डायरी उठाई, सोफे पर बैठा और उसके पन्नों को पलटने लगा। समय बीतता गया और रात के 12 बज चुके थे। रेहान ने जब डायरी के आखिरी पन्ने की लाइन पढ़ी, तो उसका दिल एक गहरे दर्द से भर गया। कुछ देर बाद उसने अपनी गहरी और नम आंखों से सोते हुए आरना को देखा और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर सोफे पर ले आया। वह आरना को निहारते हुए सोच रहा था कि उसने सच जानने की कोशिश तो की, पर यहां हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। कुछ देर बाद आरना जब अपनी आंखें खोलकर खुद को रेहान की बाहों में पाती है, तो वह अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे देखती है। रेहान प्यार से पूछता है, वाइफी, आर यू हंग्री? आरना हाँ में सिर हिलाती है और रेहान प्यार से उसे अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद आरना को फिर से उस डायरी और रूही की अधूरी कहानी की याद आ जाती है। वह रोते हुए रेहान से पूछती है, मिस्टर सिंघानिया, वो किताब अधूरी क्यों है? उसके आगे क्या हुआ? मुझे जानना है। आरना के जेहन में उठ रहे सवालों और उसकी बेचैनी को शांत करने के लिए रेहान प्यार से उसे एक और निवाला खिलाता है। जब आरना अपनी बात पूरी करने की जिद करती है, तो रेहान अपनी आंखें बंद करके उसके करीब आ जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब करवट लेकर लेट जाते हैं, जहां आरना का सिर रेहान के दाहिने हाथ पर होता है और रेहान अपनी बाहों में उसे कसकर भींचकर उसकी कमर पर हाथ सहला रहा होता है। तभी रेहान भारी आवाज में कहता है, वाइफी, तुमने डायरी में पढ़ लिया होगा। मॉम, मीरा और रूही आंटी फ्रेंड्स थीं। आरना उलझन में पूछती है, मिस्टर सिंघानिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम यहां क्यों हैं? और आप मेरे सवालों के जवाब कब देंगे? आगे रेहान हल्का सा मुस्कुराकर अपनी भारी आवाज में जवाब देता है, वाइफी, यहां आने का सिर्फ एक रीजन नहीं था। करण की एंगेजमेंट है और साथ ही मुझे उस हवेली का राज जानना था। फिर रेहान आरना की चीन को ऊपर उठाते हुए प्यार से कहता है, रही बात तुम्हारे सवालों की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि सिर्फ तुमसे शादी करना महज इत्तेफाक था, क्योंकि मुझे 28 साल पूरे होने से पहले शादी करनी थी। वाइफी, तुम जानती हो हमारी शादी किन हालातों में हुई है। मॉम के जाने के बाद से ही मुझे किसी से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बदल गई।
तुम्हारे आने से पहले मैं जिंदगी से प्यार जैसे शब्दों को मिटा चुका था, पर मुझे कब तुमसे प्यार हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। रेहान की ये बातें सुनकर आरना के दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है और वह बिना कुछ कहे अपने होंठ रेहान के होठों पर टिका देती है। कुछ मिनटों बाद जब वह अलग होती है तो रेहान को कसकर गले लगा लेती है। उसे इस बात की काफी खुशी होती है कि रेहान उससे बेइंतहा प्यार करता है। थकान और सुकून के साए में आरना बहुत जल्दी सो जाती है। लेकिन आरना के सोने के बाद रेहान की आंखों में गुस्सा और बदले की एक अलग ही आग सुलगने लगती है। वह सोते हुए आरना को अपनी बाहों में और कसकर भींच लेता है और आंखें बंद करके मन ही मन बुदबुदाता है, वाइफी, मुझे माफ करना। रेहान सिंघानिया तुमसे सच छुपा रहा है, लेकिन सच जानकर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई गहरा दर्द हो, इसलिए तुम्हारा ये सब न जानना ही बेहतर है। अब तुम्हारी याददाश्त वापस आए या ना आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए काफी है कि तुम ठीक हो। सुबह का समय था। मीरा जी और बाकी सभी परिवार वाले जयपुर पहुंच चुके थे। इस वक्त अवनी तैयार हो रही थी। उनकी एंगेजमेंट पार्टी उनके घर में ही रखी गई थी और घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। अवनी के पिता मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थे और कावेरी जी भी भागदौड़ में लगी हुई थीं। उधर अवनी को उसकी बहन अनवी और उसकी सहेलियां मिलकर तैयार कर रही थीं। करण की एंगेजमेंट का माहौल बेहद शानदार था। जैसे ही अनवी अवनी को लेकर नीचे आई, करण की निगाहें बस उसे ही देखती रह गईं। उसकी आंखों में अवनी का चेहरा जैसे छप सा गया था। सभी घरवाले और मेहमान उन्हें इस रूप में देखकर बेहद खुश थे। मीरा जी ने आगे बढ़कर उसकी नजर उतारी। एंगेजमेंट की रस्में शुरू होने ही वाली थी कि तभी मीरा जी साइड में जाकर किसी को कॉल करती है, जैसे उन्हें किसी का इंतजार हो। कुछ ही देर में एक ब्लैक कार आकर घर के बाहर रुकती है। उसमें से रेहान अपनी हैंडसम और रोबदार पर्सनालिटी के साथ बाहर आता है। फिर वह दूसरी तरफ जाकर आरना की तरफ का दरवाजा खोलता है और बड़े ही हक से उसे बाहर निकालता है। आरना के लिए रेहान एक बेहद खूबसूरत मोरपंखी साड़ी लाया था, जो उसने खुद अपने हाथों से उसे पहनाई थी। रेहान ने नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। जैसे जैसे वे दोनों अंदर आ रहे थे, सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। मीरा जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सचमुच रेहान आरना को लेकर जयपुर आ गया है। यहां तक कि अश्वथ जी, राजेश जी, करण, कृष और श्रेया भी उन्हें ही देख रहे थे। लड़की वालों ने जब रेहान और आरना को देखा तो वे थोड़े अचरज में पड़ गए, लेकिन अगले ही पल वे समझ गए कि यह रेहान ही है। उसके साथ आरना को देखकर सब हैरान थे। आज रेहान आरना को छुपा नहीं रहा था, बल्कि उसकी पहचान सबके सामने उसकी पत्नी के तौर पर थी। तभी अनवी, जो रेहान को देख रही थी, अवनी के कान में फुसफुसाते हुए बोली, जी, आज तक इन्हें मैगजीन में देखा था, मैं तो पहले से ही इनकी फैन थी। सामने से देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। वैसे मुझे बुरा लग रहा है कि ये सिंगल नहीं है। काश इनकी शादी न हुई होती, सच में मैं इनसे शादी कर लेती। यह सुनकर अवनी उसके हाथ पर हल्के से मारती है। कुछ ही देर में रस्में शुरू हो चुकी थीं। अवनी ने अपनी नजरें झुकाए हुए करण को अंगूठी पहनाई। कुछ पलों बाद करण ने भी मुस्कुराते हुए अवनी को अंगूठी पहना दी। यह देखकर सभी ने तालियां बजाईं और चारों तरफ खुशियों का माहौल छा गया। सगाई की रस्मों के बाद पार्टी का माहौल बेहद खुशनुमा और रौनकदार हो गया था। मेहमान एक दूसरे से मिल रहे थे, बैकग्राउंड में मध्यम संगीत बज रहा था और सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। तभी श्रेया मुस्कुराते हुए आरना का हाथ पकड़कर उसे अवनी के पास ले आई। श्रेया ने बड़े ही गर्मजोशी से अवनी से उसका इंट्रोडक्शन कराया। वहां मौजूद सभी लड़कियां और रिश्तेदार आरना की बेमिसाल खूबसूरती देखकर उसे बस एकटक देखते ही रह गए। अनवी को तो आरना का इतना अट्रैक्शन देखकर मन ही मन हल्की सी जलन होने लगी थी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पूरी एंगेजमेंट पार्टी के दौरान रेहान की पैनी नजरें सिर्फ और सिर्फ आरना पर ही टिकी हुई थीं। कई मेहमान रेहान से मिलने आ रहे थे। उसकी शानदार पर्सनालिटी और रोबदार अंदाज देखकर लोग खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अवनी की सहेलियां और रिश्तेदार लड़कियां भी रेहान को टुकुर टुकुर ताके जा रही थीं। आरना ने जब देखा कि इतनी सारी लड़कियां उसके पति पर नजरें टिकाए बैठी है, तो उसके चेहरे पर साफ चिड़चिड़ाहट छा गई। उसका मुंह फूल गया।
श्रेया ने जैसे ही आरना का चिढ़ा हुआ चेहरा देखा, वह तुरंत बात समझ गई। श्रेया ने मुस्कुराते हुए आरना के कान में कुछ कहा। आरना ने पहले तो मना किया, लेकिन श्रेया कहाँ मानने वाली थी। वह तुरंत फूड काउंटर से एक प्लेट में चटपटी, तीखी सब्जी और खाना ले आई। फूड काउंटर की उस तीखी सब्जी को देखकर बाकी लड़कियां भी खाने लगीं, लेकिन सब्जी इतनी तीखी थी कि 2 ही निवाले खाते ही कुछ लड़कियां सी सी करती हुई पानी पानी करने लगीं। अवनी ने तुरंत वेटर को बुलाकर सबको पानी के गिलास दिलवाए और सोचने लगी कि सब्जी में मिर्च इतनी ज्यादा कैसे हो गई। उधर श्रेया जो एक प्लेट लाई थी, उससे वह और आरना एक साथ खाना खा रही थीं। कुछ देर में आरना का खाना खत्म हुआ ही था कि अचानक उसे जोरदार ठसका लग गया। वेटर आसपास नजर नहीं आ रहा था, इसलिए श्रेया तुरंत पानी लेने भागी। अभी आरना खांस ही रही थी कि तभी किसी ने पानी से भरा गिलास सीधे आरना के सामने कर दिया। आरना ने बिना देखे झट से गिलास थामा और घट-घट पानी पी लिया। लेकिन सामने खड़ी अवनी की सहेलियां उस शख्स के केयरिंग नेचर को देखकर हैरान रह गईं। वह शख्स कोई और नहीं, बल्कि खुद रेहान सिंघानिया था। अनवी फिर से अवनी के कान में फुसफुसाई, जी, ये तो कितने केयरिंग है। यहां जब सबकी मिर्च से हालत खराब हुई तो किसी ने पानी नहीं पूछा, और ये एक पल में पानी लेकर आ गए। अवनी भी आरना के लिए रेहान की यह बेपनाह केयर देखकर मुस्कुरा दी। उसने सुन रखा था कि रेहान सिंघानिया नाम का शख्स बहुत गुस्से वाला है और किसी लड़की को भाव नहीं देता, लेकिन आरना के लिए उसका यह नजाकत भरा व्यवहार देखकर अवनी की सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। असल में रेहान तो कब से अपनी वाइफ के दिल के हाव भाव समझ रहा था। वह देख रहा था कि कैसे आरना बाकी लड़कियों के उसे घूरने पर मुंह फुलाए बैठी है। अगर आसपास इतने लोग न होते और आरना अकेली होती, तो रेहान उसे वही किस करके उसका मुंह ठीक कर देता। खैर, कुछ ही समय में रेहान आरना को मीरा जी के पास छोड़कर किसी काम से बाहर जाने लगा। लेकिन रेहान को जाता देख आरना का मुंह फिर से उदास हो गया। यह लड़की अब जैसे रेहान के प्यार में इस कदर खो चुकी थी कि उसे हर वक्त रेहान बस अपने पास ही चाहिए होता था। शाम का समय, छत का नजारा। शाम के वक्त सभी घरवाले जयपुर वाले घर पर ही रुके हुए थे। छत पर ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। आरना, श्रेया, अवनी और अनवी एक साथ बैठी ढलते सूरज का नजारा देख रही थीं। आरना बीच में बैठी थी, एक तरफ अनवी थी तो दूसरी तरफ श्रेया। अनवी बार बार आरना को ही ताके जा रही थी, जिससे श्रेया को अनवी से खासी चिढ़ हो रही थी। अनवी कभी आरना से पूछती, आप स्किन पर क्या लगाती है, तो कभी पूछती, आपके इतने लंबे बालों का राज क्या है, कौन सा शैम्पू यूज करती है। वह बार बार आरना के चेहरे को निहारे जा रही थी। श्रेया और अनवी के बीच हल्की खिंचाव और नोकझोंक चल रही थी। आरना उन दोनों की नोकझोंक देखकर मुस्कुराई और उठकर अवनी के पास जाकर बैठ गई। तभी अवनी बेहद प्यार से बोली, आप सच में बहुत सुंदर है। आरना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और हल्की स्माइल के साथ बोली, जी, थैंक यू। तभी अवनी ने सहजता से पूछ लिया, वैसे आप कौन से घराने से है। जैसे ही आरना ने अवनी का यह सवाल सुना, उसके कदम जम गए। वह कुछ पलों तक गुमसुम होकर सोचती ही रह गई। उसकी फैमिली, उसे तो अपनी पिछली जिंदगी का कुछ याद ही नहीं था। अगले ही पल आरना की बड़ी बड़ी आंखों में गहरे आंसू तैर आए। आरना की आंखों में अचानक नमी देखकर अवनी घबरा गई और झट से बोली, आप ठीक है ना? मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने कुछ गलत पूछ लिया हो तो। आरना ने अपने आंसू छुपाते हुए धीरे से कहा, जी नहीं, कोई बात नहीं। उसने बात को वही दबा दिया। अवनी आगे कुछ कहती, उससे पहले ही पीछे से मीरा जी और कावेरी जी वहां आ गईं। उन्होंने देखा कि एक तरफ श्रेया और अनवी आपस में उलझी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आरना और अवनी साथ बैठकर बातें कर रही है। मीरा जी मुस्कुराते हुए आरना के पास आईं। आरना बेटा, तुम अवनी से मिल ली होगी, तुम्हें अवनी कैसी लगी? आरना ने अपनी आंखों की नमी छुपाकर मीठी मुस्कान के साथ कहा, चाची जी, अवनी बहुत अच्छी है। आरना के मुंह से इतने मीठे बोल सुनकर कावेरी जी और मीरा जी के चेहरे पर सुकून आ गया। रेहान ने जाने से पहले मीरा जी से आरना का खास ख्याल रखने को कहा था। मीरा जी को भी बीते दिनों की घटनाओं के बाद आरना की काफी चिंता हो रही थी, लेकिन अब उसे इस तरह शांत और सुरक्षित देखकर वे मन ही मन बेहद खुश थीं। कुछ देर बातचीत करने के बाद अब गहरी रात हो चुकी थी। हवेली के सभी सदस्यों ने मिलकर खाना खा लिया था।
बाहर आंगन में बिछी चारपाइयों पर घर के बड़े बुजुर्ग बैठे आपस में पुरानी बातें कर रहे थे और पूरे घर में एक अलग ही रौनक छाई हुई थी। लेकिन इस रौनक और चहल-पहल से दूर आरना कमरे की खिड़की के पास अकेली खड़ी थी। उसकी नजरें ढलती रात के सन्नाटे पर थीं, पर उसका दिमाग उस रहस्यमयी डायरी के पन्नों में ही अटका हुआ था। वह बार-बार उन्हीं शब्दों के बारे में सोच रही थी। उसके मन में रह रहकर यही सवाल उठ रहा था कि वह डायरी अधूरी क्यों थी? रूही की कहानी के आगे क्या हुआ? उसके आगे के पन्ने क्यों नहीं लिखे गए? तभी हवा का एक हल्का और ठंडा झोंका आया और आरना की रेशमी जुल्फों को उड़ाकर उसके मासूम चेहरे पर बिखेर गया। जुल्फों का चेहरे पर आना ही था कि आरना के जेहन में तुरंत रेहान का चेहरा कौंध गया। उसे याद आया कि कैसे रेहान हमेशा बड़े हक से उसकी जुल्फों को संवारता था और उंगलियों से उसकी लटों के साथ खेलता था। यह मीठी याद आते ही आरना की उदासी पल भर के लिए ओझल हो गई और उसके गुलाबी होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। लेकिन अगले ही पल उसके काल्पनिक एहसास में एक अजीब सा मोड़ आया। उसे लगा जैसे रेहान उसके पास खड़े होने के बजाय धीरे-धीरे उससे दूर जा रहा है। रेहान के कदम पीछे हट रहे थे और वह आरना से दूर होता जा रहा था। आरना का दिल धक से रह गया। वह घबराकर उसे पुकारना चाहती थी, उसे पूछना चाहती थी कि वह उससे दूर क्यों जा रहा है। पर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पलक झपकते ही रेहान की परछाई हवा में गायब हो गई। आरना ने झटके से अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। जब उसे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ उसका एक सपना, एक वहम था, तब भी उसके मासूम दिल में एक अजीब सा अनजाना खौफ और भारीपन छा गया। भले ही वह एक ख्वाब था, पर रेहान का इस तरह गायब होना उसके दिल को अंदर तक बेचैन कर गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।